अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द जनरेटिंग फंक्शंस। अब हमने जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच के मुतालिक पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जी हैमिल्टोनियन का एक दूसरे के साथ पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हैमिल्टोनियंस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप था, और वो जो रिलेशनशिप था वो इन टर्म्स ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन आ रहा था, जिसको हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच हमने देखी, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जनरेटिंग फंक्शंस देखे थे। उसके बाद फिर हमने एट द एंड उसकी एक एप्लीकेशन भी देखी, जिसमें हमने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उसके लिए एक स्पेसिफिक जनरेटिंग फंक्शन को कंसिडर किया, और उस फंक्शन की हेल्प से हमने पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन डेवलप किए नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से, और इसी तरह नए जनरलाइज्ड मोमेंटास को हमने इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड मोमेंटास लिखा। इसका मतलब ये कि फेज स्पेस में जो पुराने उसके कोऑर्डिनेट्स थे उन पे डिपेंडेंट हमारे पास फेज स्पेस के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। और आपने देखा कि वो जो सारी जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशंस थी, उन्होंने नए जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको इन टर्म्स ऑफ पुराने कोऑर्डिनेट्स लिखने में हमारी किस तरह हेल्प की। उसके बाद फर्दर उन्हीं कोऑर्डिनेट्स और उन्हीं रिलेशनशिप्स को इन्वर्ट करके हमने पुराने कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू मोमेंटास लिखे, इसी तरह पुराने मोमेंटास इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू मोमेंटास लिखे, और ये इन्वर्टेड रिलेशंस जो थे उनको हमने यूज करके नया हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड हैमिल्टोनियन निकाला। ये सारा कुछ हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किया। उसके बाद हमने थोड़ी सी कंजर्वेशन लॉज की डेरिवेशन की, जहां से हमें पता चला कि अगर हम लेग्रांजियन इक्वेशंस लेते हैं तो लेग्रांज इक्वेशंस लेके हम कंजर्वेशन लॉज निकालते हैं, वहां पे भी हमारे पास एक तो एनर्जी कंजर्व निकलता है, दूसरा ये कि अगर आपके लेग्रांजियन के लिहाज से कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो तो आपका मोमेंटम उस कोऑर्डिनेट के लिहाज से कंजर्व होगा। इसी तरह हमने हैमिल्टोनियन यूज किया, हैमिल्टन इक्वेशन यूज की, और वहां से हमने ये निकाला कि अगर कोई कोऑर्डिनेट हैमिल्टन के लिहाज से साइक्लिक है, यानी कि वो हैमिल्टन में मौजूद नहीं है, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो मोमेंटा आएगा रिस्पेक्टिव मोमेंटा रिस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द हैमिल्टन, दैट वुड बी कांस्टेंट। दैट मींस दैट मोमेंटम कोऑर्डिनेट वुड बी कंजर्व। अच्छा, इसी तरह हमने फिर आखिर पे आके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखा हैमिल्टोनियन के लिहाज से और हैमिल्टन इक्वेशन के लिहाज से। वहां पे हमने हैमिल्टन इक्वेशन यूज की और ये देखा कि dH/dt जो है वो पार्शियल h बाय पार्शियल t के बराबर आया, जो कि माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल t के बराबर था, क्योंकि हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन के दरमियान एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो कि डेवलप, और जी ये जो रिलेशनशिप डेवलप्ड है और उसके लिहाज से हमारे पास आया जी कि अगर h ये टाइम डिपेंडेंट ना हो तो h जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह लेग्रांजियन अगर टाइम डिपेंडेंट ना हो, लेग्रांजियन के लिहाज से टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर आप फाइंड आउट करें तो वो कांस्टेंट होगी। तो ये था आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कि अगर आपका हैमिल्टोनियन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, देन योर हैमिल्टोनियन वुड रिमेन्स कांस्टेंट, then the total energy of the system, dynamical system, would remain preserved. अब उसके बाद हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम थोड़ा सा जाएंगे अपनी एक और थ्योरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें अपनी लेग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का। व्हाट इज लेग्रांजियन मैकेनिक्स? मेरे ज़हन में थोड़ा सा आया था कि मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं बताया कि लेग्रांजियन मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, बातों बातों में तो बता दिया, लेकिन वैसे डिटेल में नहीं ये बात की मैंने। तो लेग्रांजियन मैकेनिक्स क्या होती है? लेग्रांजियन मैकेनिक्स इज द रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी? वो मैकेनिक्स थी जो न्यूटन के लॉज पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है कि जिसमें न्यूटन के तमाम लॉज जो हैं वो ओबे होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी मैकेनिक्स डेवलप हुई वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को हमने रीफॉर्मुलेट किया है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को यूज करके।
और यूज करके जो हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन है उसको यूज करके जो मैकेनिक्स हमने बनाई दैट वाज द लैग्रांजियन मैकेनिक्स। लैग्रांजियन मैकेनिक्स अप्लाइज टू सिस्टम्स वेदर और नॉट दे कंजर्व एनर्जी और मोमेंटम। लैग्रांजियन मैकेनिक्स सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होती है चाहे वो एनर्जी कंजर्व करें या मोमेंटम कंजर्व करें या ना करें। इससे लैग्रांजियन मैकेनिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर किस्म के मोमेंट सिस्टम पे अप्लाई हो जाती है, चाहे सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या ना हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो या ना हो। एंड इट प्रोवाइड्स कंडीशंस अंडर विच एनर्जी एंड और मोमेंटम आर कंजर्व्ड। इसके अलावा आपने अभी जो देखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम लास्ट लेक्चर में हमने किया है ना लैग्रांजियन मैकेनिक्स में, लैग्रांज इक्वेशन के हिसाब से। तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है कि जिसके अकॉर्डिंगली एनर्जी या मोमेंटम या दोनों के दोनों कंजर्व होंगे। मिसाल के तौर पे हमने ये कहा कि जी एनर्जी कब कंजर्व होगी अगर लैग्रांजियन आपका टी डिपेंडेंट ना हो, मोमेंटम कब कंजर्व होगा अगर लैग्रांजियन में वो कोऑर्डिनेट मौजूद ना हो। अब ये जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रांज इन 1788। अब लैग्रांजियन मैकेनिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया? एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रांज। उसने 1788 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसी के नाम पे हम इसको लैग्रांजियन मैकेनिक्स का नाम देते हैं और उसी के नाम पे ये इक्वेशंस हैं लैग्रांज इक्वेशंस। उसने ये इक्वेशन दी थी जिसके ऊपर पूरी की पूरी मैकेनिक्स डेवलप हुई। In Lagrangian mechanics, the trajectory of a system of particles is derived by solving the Lagrange equations in one of the two forms, either the Lagrange equation of the first kind, which treat constraints explicitly as extra equations when using Lagrange multipliers, or the Lagrange equations of second kind, which incorporate the constraints directly by judicious choice of generalized coordinates. अब लैग्रांज मैकेनिक्स में लैग्रांजियन मैकेनिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। ट्रेजेक्ट्री कहाँ से लेते हैं? दो हमारे पास तरीके हैं, उनमें से एक से एक वो याद करें। पहला तरीका प्रॉपरली लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमने कहा था कि जी सिस्टम ऑफ होलोनोमिक कंजर्व्ड इक्वेशंस हैं तो उसके अंदर हम लैग्रांज मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वहाँ से हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड निकालते हैं, ठीक है। वो जो हमने निकाली थी, हमने कहा था नहीं ये लैग्रांज इक्वेशन है, जब हम थोड़े से परेशान भी हुए थे लैग्रांज का बुला, तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उनको हम कहते हैं कि दीज आर लैग्रांज इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट काइंड। तो उसमें क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स को एक्स्ट्रा इक्वेशंस के तौर पे डील किया जाता है और उसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स यूज किए जाते हैं, वहां से उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। सेकेंडली लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड थी जो हमने जिसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डेवलप किए, जनरलाइज मोमेंटम्स डेवलप किए, जनरलाइज फोर्सेस डेवलप की और उसमें कंस्ट्रेंट्स डायरेक्टली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उनको चूज करके तो कंस्ट्रेंट्स डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो लैग्रांज जो मैकेनिक्स है उसके अंदर दो काइंड्स की इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट काइंड की जिसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स यूज होते हैं, दूसरी सेकंड काइंड की इक्वेशन है जिसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज मोमेंटम्स, जनरलाइज फोर्सेस ये आ जाती हैं। द फंडामेंटल लेमा ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस शोज that solving the Lagrange equations is equivalent to finding the path for which the action functional is stationary, a quantity that is the integral of the Lagrangian over time। अब ये बात हमने की और ये बात हमने काफी बाद में पढ़ी जब आयलर लैग्रांज इक्वेशन हमने पढ़ी। तो फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इनफैक्ट है क्या, वही जहाँ से हमने आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो डिराइव की। उसकी मदद से हमने क्या देखा कि जब हम लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट है। इनफैक्ट हमने एक पाथ फाइंड आउट किया है जिसके लिए एक्शन फंक्शनल जो है वो स्टेशनरी है। लैग्रांज को हम कहते हैं ना ये एक्शन है, हैमिल्टन प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल क्या है? एक्शन प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि जो चेंज है लैग्रांज में, आपके लैग्रांजियन में जो चेंज है वो अगर आप टोटल देख लो ओवर द टाइम इंटरवल t1 से t2, तो चेंज इन लैग्रांज समेशन लैग्रांज dt
या इंटीग्रल लेग्रांज dt ओवर t1 टू t2, उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो इक्वल टू 0 है। एक्शन फंक्शन आपका स्टेशनरी है, ठीक है। तो एक आपने ऐसा पाथ देखा है जिसके लिए आपका टोटल सम ऑफ वेरिएशन इन द एक्शन जो है, लेग्रांज एक्शन है ना, चेंज हो रहा, एक्शन जो भी हो रहा है उसकी वजह से लेग्रांज प्रोड्यूस हुआ है। तो लेग्रांजियन फंक्शन जो आपका है वो इनफैक्ट एक्शन फंक्शनल है, ठीक है। फंक्शनल क्यों है? इसलिए कि वो क्यू डॉट और टी का फंक्शन है। क्यू जो है ये भी डिपेंडेंट ऑन फ्री कोऑर्डिनेट्स है, क्यू डॉट जो है ये भी डिपेंडेंट ऑन फ्री कोऑर्डिनेट्स है। जाहिर है फ्री कोऑर्डिनेट्स को किसी ना किसी चीज से एसोसिएट करते हैं। तो ये जो है लेग्रांज, ये एक स्पेशल आपको हर क्यू डॉट और टी के लिए एक स्पेशल वैल्यू देगा। तो ये जो आपका एक्शन फंक्शनल है टोटल, इसके अंदर यानी वेरिएशनल जो भी वेरिएशंस आनी है लेग्रांज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनका सम 0 है, यानी कि आपका एक्शन फंक्शनल जो है वो स्टेशनरी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर चेंजेस 0 हैं, वो स्टेशनरी है। और एक्शन फंक्शनल क्या है? क्वांटिटी दैट इज द इंटीग्रल ऑफ लेग्रांजियन ओवर टाइम। ये सारा आपको इंटीग्रल है, इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो 0 हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेशनरी इन टाइम है। तो लेग्रांज इक्वेशंस इक्विवेलेंट है कि हम एक पार्ट ढूंढें जिसके लिए ये जो एक्शन फंक्शनल है ये स्टेशनरी हो, ठीक है। और ये क्या कहां से आया है हमारे पास ये आइडिया? कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस ने दिया कि लेग्रांजियन इनफेक्ट है क्या। लेग्रांजियन इनफेक्ट सॉल्विंग द लेग्रांज इक्वेशन, अगर आप लेग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जो भी रिजल्ट हासिल करते हो वो आपको क्या देता है? एक ऐसी चीज देता है, ऐसा लेग्रांज देता है कि जिसकी वजह से एक्शन प्रिंसिपल यानी ऐसी इक्वेशन देते हैं जिसको जब आप लेग्रांजियन में पुट करते हो जहां से वैल्यूज, तो एक्शन फंक्शनल आपका स्टेशनरी आ जाए, उसमें वेरिएशंस ना हो। द यूज ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में कंसिडरेबली सिंप्लीफाई अ सिस्टम्स एनालिसिस। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से ये हो सकता है कि सिस्टम को जब आप एनालाइज करो तो वो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए स्मॉल फ्रिक्शनलेस बीड ट्रैवलिंग इन अ ग्रूव। जैसे कि हमने पहले किया भी था कि जी एक वो टॉरस था और उसके अंदर एक छोटा सा बीड जो है वो मूव कर रहा था। तो इस तरह एक ग्रूव है तो उसमें छोटा सा फ्रिक्शनलेस बीड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। इफ वन इज टेकिंग द बीड एज ए पार्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बीड यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स वुड रिक्वायर सॉल्विंग फॉर द टाइम वेरिंग कंस्ट्रेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बीड इन द ग्रूव। अगर तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसके लिए यूज करते हो, हम बीड को पार्टिकल के तौर पे ले लेते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट फोर्सेस आएंगी जिसमें टाइम भी इंक्लूड होगा, ताकि वो बीड जो है वो ग्रूव में रहे। आखिर एट लास्ट वो ग्रूव से निकलेगा ही, जब तक वो ग्रूव में रहेगा तब तक के टाइम के लिए हम यूज करेंगे। टाइम इन्वॉल्व होगा, कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होंगे जिसके वजह से वो उस ग्रूव के अंदर है। लेकिन फॉर द सेम प्रॉब्लम यूजिंग लेग्रांजियन मैकेनिक्स, अगर इसी प्रॉब्लम को आप लेग्रांजियन मैकेनिक्स से सॉल्व करें, वन लुक्स एट द पाथ ऑफ द ग्रूव एंड चूजेस द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। हम ऐसे करते हैं कि पाथ ऑफ द ग्रूव देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो पहले हमने एग्जांपल की है कि जी आपके पास एक है टॉरस, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, एक टॉरस था और टॉरस के अंदर एक बीड था, यानी एक पर्ल था, वो मूव कर रहा था। तो हमने उसके लिए कौन सी कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज कर लिए थे? हमने फाई और थीटा यूज कर लिया था, ठीक है। ए तो था ही उसका डिफरेंस, साथ में हमने कहा जी फाई भी है और थीटा भी है, और यानी इनफैक्ट देखा जाए तो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की तरफ थोड़े से चले गए थे, है ना। तो दो किस्म के हमने वो एंगल्स ले लिए थे कि जी एक तो ये एंगल है कि वो बीड जो है वो इस एंगल से मूव कर रहा है, टॉरस में ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है, उसका थीटा चेंज हो रहा है। दूसरा बीड जो खुद विद इन द टॉरस की इनसाइड पे जो मूव कर रहा है उसकी वजह से उसका फाई चेंज हो रहा है। सॉरी, बाहर का जो था एंगल ये फाई था, ये वाला फाई था, और जो अंदर वो मूवमेंट दे रहा है वो थीटा था। तो थीटा और फाई हमने दो एंगल चूज कर लिए थे और उसकी वजह से हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिए थे और बीड की मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया था। तो इसी तरह अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करोगे, जाहिर है आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि बीड की मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसी हो रही है, कभी वो टॉरस में आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, वो क्या होंगी, कितना मुश्किल हो जाता है। लेग्रांजियन में जस्ट हमने इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चूज कर लिए
और उसकी हेल्प से हमने मोशन ऑफ द बीट जो है उसको करेक्टराइज कर लिया कि ये मोशन कुछ ऐसी होगी। दिस चॉइस एलिमिनेट्स द नीड फॉर द कंस्ट्रेंट फोर्स टू एंटर इनटू द रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उससे क्या हुआ है कि वो जो टाइम कंस्ट्रेंट्स बीच में ऐड होने थे कि जी इस टाइम पे यहाँ पे था और इस टाइम पे यहाँ पे हो और इस टाइम पे यहाँ पे हो, वो एंटर नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिए, हमने कोऑर्डिनेट्स ही इस किस्म के लिए कि हमने वो टाइम कंस्ट्रेंट्स को अवॉइड कर दिया। देयर आर और रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो विदाउट कंस्ट्रेंट फोर्सेस बना। देयर आर फ्यूअर इक्वेशंस सिंस वन इज नॉट डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रूव ऑन द बीट एट द गिवन मोमेंट। तो इक्वेशन जरा कम होंगी क्योंकि हम ज़ाहिर डायरेक्टली ग्रूव का इन्फ्लुएंस तो नहीं बीट पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारा कुछ चेक कर रहे हैं। तो ये थी लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। लैग्रांजियन मैकेनिक्स का क्या अब हमने पढ़ा? हमने कहा कि ये लैग्रांज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। इसको एक दफ़ा यहाँ से रिव्यू कर लेते हैं। लैग्रांज ने इंट्रोड्यूस करवाई, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल यूज़ किया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स की रीफॉर्मुलेशन है एक्शन प्रिंसिपल की हेल्प से। एक्शन प्रिंसिपल क्या था कि जो एक्शन में चेंज है वो ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टोटल एक्शन जो है वो स्टेशनरी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन द एक्शन। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमें किसने बताया था? ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ने बताया, ठीक है, कि एक्शन प्रिंसिपल जो है वो ये है। अब एक्शन प्रिंसिपल को इन अदर टर्म्स लैग्रांज ने क्या बताया? लैग्रांज ने कहा जी ये इक्वेशंस हैं जिसकी वजह से एक्शन जो है वो स्टेशनरी हो जाता है, एक्शन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो जाता है और टोटल एक्शन ऑफ द सिस्टम स्टेशनरी है, ठीक है। ये इक्वेशन अगर फुलफिल होती हैं तो टोटल एक्शन जो है सिस्टम का वो स्टेशनरी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो ओवरऑल लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो है वो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स बनी ही ऐसी है कि जिसमें एक्शन प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाता है, सॉरी स्टेशनरी हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है जी। और एप्लीकेशन इसकी क्या है कि ये सिस्टम एनालिसिस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने फ्रिक्शनलेस बीड की एग्जाम्पल ली जो कि एक ग्रूव में मूव कर रहा है। तो अगर न्यूटन्स हम थ्योरी लगाते हैं, न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स लगाते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत सारे टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि यही हम लैग्रांजियन इक्वेशन में कैसे करते हैं, लैग्रांजियन थ्योरी में कैसे करते हैं कि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जो हमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कर दें, जो ये सारे कंस्ट्रेंट्स को अवॉइड कर दें, और उसकी हेल्प से हम मोशन ऑफ द बीट डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो उसके बाद हम उसका सिस्टम बनाते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोशन ऑफ द बीट के मुतालिक सही इक्वेशंस आ जाएंगी, सारी की सारी इक्वेशंस आ जाएंगी जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगी मोशन ऑफ द बीट को। अब हम आते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ। अब हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स क्या है? हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स इज द रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स that was introduced in 1833 by Irish mathematician William Rowan Hamilton। एक आयरलैंड का मैथमेटिशियन था विलियम रोवन हैमिल्टन। उसने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और उसने भी क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ आया और 1833 में उसने ये चेंज शो की। अब देखें लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो थी वो लैग्रांज ने 1788 में दी, हैमिल्टन ने 1833 में, यानी कि उससे समझे कितने साल बाद, काफी सारे साल गुजर गए ना। 1833 में से 1788 माइनस करें, कितने रह गए? 5 और तकरीबन ये 50 से ऊपर साल हो गए, है ना? नहीं, 50 से नीचे 45 साल हो गए। 45 साल के बाद एक आयरिश मैथमेटिशियन था हैमिल्टन, उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को एक और वे से चेक किया। उसने कहा एक और वे से भी क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, और वो जो आयरिश मैथमेटिशियन था वो उसका नाम था हैमिल्टन। अच्छा जी, उसने ये इंट्रोड्यूस कराई। इट अरोज फ्रॉम लैग्रांजियन मैकेनिक्स। अब ये निकली कहाँ से? लैग्रांजियन मैकेनिक्स से। अब प्रीवियस रिफॉर्मुलेशन of classical mechanics introduced by
जोसेफ लुइस लेग्रांज इन 1788। लेग्रांजियन मैकेनिक्स जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की एक रीफॉर्मुलेशन ही थी जो लेग्रांज ने 1788 में बताई थी, बट कैन बी रीफॉर्मुलेटेड विदाउट रिकोर्स टू लेग्रांजियन मैकेनिक्स। लेकिन अब हैमिल्टन ने क्या किया, यूजिंग सिंप्लेक्टिक स्पेसेस, स्पेशल टाइप की स्पेसेस थी, उनको यूज करके लेग्रांजियन मैकेनिक्स को नहीं बनाया गया, जबकि हैमिल्टन ने जो बनाई अपनी मैकेनिक्स उसने सिंप्लेक्टिक स्पेसेस को यूज किया। अब ये क्या है, ये आप नेट पे देखें, पढ़ें क्या है सिंप्लेक्टिक स्पेसेस, मैं तो नहीं आपको बता रही। द हैमिल्टोनियन मेथड डिफर्स फ्रॉम द लेग्रांजियन मेथड इन दैट instead of expressing second order differential constraints on an n-dimensional coordinate where n is the number of degree of freedom of the system, it expresses first order constraints on the two n-dimensional phase space। हैमिल्टन ने क्या किया, हैमिल्टन ने ये कहा कि जी लेग्रांज ने तो n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस ले ली, ठीक है, उसने कहा जी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस ली थी और उसके ऊपर अपने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो देखे थे और सारा कुछ देखा था और वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स बने थे, ठीक है। लेग्रांज ने जो भी दिया वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। हैमिल्टन ने वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स थे, उसको अवॉइड किया। उसने कहा कि बजाय इसके कि आप n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस लें, आप 2n डायमेंशनल फेज स्पेस ले लें। और फेज स्पेस लेके जब उसने अपना सारा प्रोसेस किया और निकाला तो आपके पास जो हैमिल्टन इक्वेशन आती है वो फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स डेवलप हुई। लेग्रांज ने क्या किया था, वो कंस्ट्रेंट्स दिए थे एट द एंड, सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स थे और जिसकी वजह से एक्शन प्रिंसिपल स्टेशनरी था। हैमिल्टन ने फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स दिए। As with Lagrangian mechanics, Hamilton's equation provide a new and equivalent way of looking at Newtonian physics। जैसे कि लेग्रांजियन मैकेनिक्स के साथ हुआ था कि जब हैमिल्टन ने अपनी इक्वेशन दी, जैसे लेग्रांज ने जब अपनी इक्वेशन दी थी तो लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को एक और वे से देखना शुरू कर दिया था, यानी कि लेग्रांज के वे से देखा। हैमिल्टन ने जो इक्वेशन दी उसने एक और वे दे दिया कि जी न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर जो बातें हैं उनको इस तरह से भी तो लिया जा सकता है, क्लासिकल फिजिक्स में जो बातें हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बातें हैं उनको इस तरह से भी तो कंसिडर किया जा सकता है, ये वाली इक्वेशन भी तो पुट की जा सकती है, इन इक्वेशन से भी तो निकाला जा सकता है। जनरली दीज इक्वेशंस डू नॉट प्रोवाइड ए मोर कन्वीनियंट वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। आमतौर पर ये इक्वेशंस जो हैं ये जिस तरह लेग्रांज की इक्वेशन तो बहुत ही ईजी कर देती है ना एक प्रॉब्लम को, ये जनरली ज्यादा कन्वीनियंट वे नहीं देती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रादर दे प्रोवाइड डीपर इनसाइट्स इनटू बोथ द जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इट्स कनेक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एज अंडरस्टूड थ्रू हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एज वेल एज इट्स कनेक्शन टू अदर एरियाज ऑफ साइंस। लेकिन ये जरूर होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से। आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के थ्रू उसको देखेंगे तो आप उसको बड़े आराम से क्वांटम मैकेनिक्स में उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम पार्टिकल्स को देखती है, क्वांटम वे है, यानी एक बहुत ही बिल्कुल माइनर पार्टिकल्स को डिस्कस करती है। और इसके अलावा दूसरे एरियाज ऑफ साइंस के साथ भी आप बड़े आराम से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप हैमिल्टोनियन थ्योरी यूज करें तो आप उसका कंपैरिजन क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे एरियाज ऑफ साइंस के साथ भी बहुत ही आराम के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन पे या हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी पे। अब जब हैमिल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी, पहले तो लेग्रांज ने अपनी थ्योरी दी, क्लासिकल मैकेनिक्स को एक नए रुख से दिखा दिया, उसके बाद हैमिल्टन ने अपनी थ्योरी दी और मैकेनिक्स को एक नए वे से दिखाया। उसके बाद अब क्या हुआ कि थोड़ा सा ना चेंज हुआ। उसमें जैकोबी था एक मैथमेटिशियन, उसने इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया। उसने कहा नहीं, इसको और मॉडिफाई करें।
In mathematics, the Hamilton-Jacobi equations is a necessary condition describing extremal geometry in generalization of problems from the calculus of variation. अब मैथमेटिक्स में हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन है. अब ये देख लेंगे सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है जो डिस्क्राइब करती है एक्सट्रीमल ज्योमेट्री को इन जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में प्रॉब्लम की जनरलाइजेशंस को एक्सट्रीमल ज्योमेट्री में यानी एक्सट्रीमल ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करती है. उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स हैं, उनको जनरलाइज करती है और इस जनरलाइजेशन की एक्सट्रीमल ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करती है. और ये इस एक्सट्रीमल ज्योमेट्री की डिस्क्रिप्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशंस मौजूद हों. इट इज नेम्ड फॉर विलियम रोवन हैमिल्टन. ये दो साइंसदानों के नाम पे, एक तो था विलियम रोवन हैमिल्टन एंड कार्ल गस्टव जैकोबी, दूसरा था जैकोबी. ठीक है, ये दो साइंसदानों के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे. इन फिजिक्स इट इज ए फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. फिजिक्स में क्या है, वो तो मैथमेटिक्स के हिसाब से था कि वो ज्योमेट्री को शो करती हैं. फिजिक्स में ये फॉर्मुलेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की, इक्विवेलेंट टू अदर फॉर्मुलेशन सच एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. और ये बिल्कुल वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स की फॉर्मुलेशन है जो कि दूसरी फॉर्मुलेशंस की तरह, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है. ठीक है ना, आम जो कोई भी मैकेनिक्स है उसको आप न्यूटन के हवाले से देख लें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो आ जाएंगे उसके अंदर. लैग्रांजियन मैकेनिक्स के लिहाज से देखें तो आपके पास लैग्रांज इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के लिहाज से देखें हैमिल्टन इक्वेशंस हैं. तो इसी तरह हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरी जो है वो इसी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करती है. द हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग कंजर्व्ड क्वांटिटीज फॉर मैकेनिकल सिस्टम्स. अब ये जो हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन है वो कहाँ यूज होती है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन. फिर आप कहेंगे जी मैडम ने सिग्निफिकेंस नहीं बताई, तो ये सबकी सिग्निफिकेंसेस आ रही हैं इन ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, पहले हैमिल्टन मैकेनिक्स थी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. अब हम हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरी की बात करें कि उसमें हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशंस होती हैं जो अभी हमने काम करना है, निकालनी है. आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन अभी हमने निकालनी है. हैमिल्टन के बाद, हैमिल्टन इक्वेशंस के बाद हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरी या हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशंस की तरफ आएंगे. हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज, जो भी मैकेनिकल सिस्टम की कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. विच मे बी पॉसिबल इवन व्हेन द मैकेनिकल प्रॉब्लम इटसेल्फ कैन नॉट बी सॉल्व्ड कंप्लीटली. ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली सॉल्व ना हो, लेकिन हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन उस सूरत में भी कंजर्व्ड क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती हैं. The Hamilton-Jacobi equations is also the only formulation of mechanics in which the motion of a particle can be represented as a wave. अब ये एक ऐसी फॉर्मुलेशन है मैकेनिक्स में जिसमें किसी भी पार्टिकल की मोशन को वेव की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अगर आप कभी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े ना, या शायद आपने बीएससी में थोड़ी बहुत देखी भी हो जी क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है. क्वांटम मैकेनिक्स भी कुछ इसी किस्म की डेवलपमेंट है. उसमें भी होता क्या है, आपने वेव पार्टिकल थ्योरी तो पढ़ी होगी कि जी क्या ये पार्टिकल है, पार्टिकल मोशन है या वेव मोशन है. हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन जो है ये ऐसी फॉर्मुलेशन है मैकेनिक्स की जो मोशन ऑफ ए पार्टिकल को वेव की तरह रिप्रेजेंट करती है. जैसे एक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे ही मोशन ऑफ पार्टिकल को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है. In this sense, the Hamilton-Jacobi equations fulfilled a long-held goal of theoretical physics of finding an analogy between the propagation of light and motion of a particle. अब इंसान को हमेशा यही मसला आ रहा है कि ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल फॉर्म है या ये वेव फॉर्म है. अब आपने जब पहले बीएससी की फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें भी क्या था, ये जो पार्टिकल्स हैं
कैसी मोशन दे रहे हैं, वेव मोशन दे रहे हैं कि पार्टिकल मोशन दे रहे हैं, हर चीज़ का बंदा ऐसे ही एनालिसिस करता है कि जी प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है और क्या वो लाइट जो है वो पार्टिकल हैं या वो वेव्स हैं। इनफैक्ट ये एनालिसिस ऑफ लाइट था ना, लाइट आ रही है, क्या वो कोई पार्टिकल्स हैं जो आ रहे हैं? हम यूजुअली तो कहते हैं जी स्पीड ऑफ लाइट c है। स्पीड ऑफ लाइट किसकी स्पीड है? क्या पार्टिकल की स्पीड है या वेव की स्पीड है? तो उसके बाद पार्टिकल और वेव मोशन के दरमियान एक एनालॉजी चाहिए थी कि अगर एक पार्टिकल मोशन है तो क्या वो वेव मोशन की तरह की हो सकती है, क्या एनालॉगस टू सम वेव मोशन है या एक वेव मोशन है, तो इज इट एनालॉगस टू सम पार्टिकल मोशन? तो हैमिल्टन जैकबी इक्वेशन ने इस थ्योरेटिकल फिजिक्स के इस गोल को फुलफिल किया, जो कि कम से कम एटलीस्ट जॉन बर्नौली को 18th सेंचुरी में ये गोल उसने ये कहा था, उसके हेल्प की कि उसने जॉन बर्नौली ने इसके बाद एक एनालॉजी प्रिपेयर की कि जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट और मोशन ऑफ ए पार्टिकल को रिलेट करती थी। तो हैमिल्टन जैकबीज इक्वेशन ऐसी हैं कि जो मोशन ऑफ ए पार्टिकल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव देती हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल और वेव मोशन उनको इंटर रिलेट करती हैं। द वेव इक्वेशन फॉलोड बाय मैकेनिकल सिस्टम्स इज सिमिलर टू बट नॉट आइडेंटिकल विद श्रोडिंगर इक्वेशंस। जो वेव इक्वेशन है मैकेनिकल सिस्टम की, वो श्रोडिंगर इक्वेशन से सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम में कोई भी वेव इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशंस के आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम टू सेम श्रोडिंगर इक्वेशन तो नहीं बनती लेकिन उससे सिमिलर हैमिल्टन जैकबी इक्वेशन से बन जाती है। एज डिस्क्राइब बिलो, जैसे कि नीचे अब हम हैमिल्टन जैकबी थ्योरी करेंगे ना तो उसमें आपको करवाएंगे कि कैसे हैमिल्टन जैकबी इक्वेशन निकलती है, कहाँ से निकलती है। The Hamilton-Jacobi equation is considered to the closest approach of classical mechanics to quantum mechanics. Hamilton-Jacobi equation जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान फासला बहुत कम कर देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है जी। उसके बाद जी हैमिल्टन जैकबी थ्योरी की बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी जो है ये जनरल प्रोसीजर देती है कि एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ढूंढी जाए कि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन सॉल्वेबल हो। But this theory gives us, the Hamilton-Jacobi theory gives us a general procedure for finding a canonical transformation so that the Hamilton equations of motion for the transformed Hamiltonian are trivially solvable. Hamilton-Jacobi theory हमें एक जनरल प्रोसीजर देती है कि हम एक ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ लें जिसमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन के लिए सॉल्वेबल हो, आराम से आप उसको सॉल्व कर सको। वी रिक्वायर द ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन के टू बी आइडेंटिकली जीरो। उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जी ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन के है वो आइडेंटिकली जीरो है। अब हमारे पास पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, हम कहते हैं जी ये Q पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, P पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, H पुराना हैमिल्टोनियन है। यहाँ से हमने डेवलप किए नए कोऑर्डिनेट्स, नए मोमेंटा और नया हैमिल्टोनियन। तो अब ये जो नए, अब हम कहते हैं कि K इक्वल टू जीरो है, K इक्वल टू जीरो है। तो अब हैमिल्टन इक्वेशन की तरफ आ जाएं। अगर हैमिल्टोनियन एक नए सिस्टम का जीरो के इक्वल है तो अगर आप देखो तो क्यू आई डॉट आपका किसके बराबर थे? पार्शियल के बाय पार्शियल पी आई के बराबर। अब के ही जीरो है तो पार्शियल के बाय पी आई पार्शियल पी आई भी जीरो होगा। और अगर आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन देखो तो पी आई डॉट इज माइनस पार्शियल के बाय पार्शियल क्यू आई है। के जीरो है तो ये भी जीरो है। इसका मतलब है कि आपका क्यू आई भी जीरो है, आपका पी आई भी जीरो है। पी आई डॉट और क्यू आई डॉट दोनों जीरो है। अब पुराने हैमिल्टोनियन H और नए हैमिल्टोनियन K के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो क्या था? ये भी हमने जनरेटिंग फंक्शन लातादाद तो पढ़े हैं, वहां से आएगा। पुराना हैमिल्टोनियन अगर H है और नया हैमिल्टोनियन आपका K है, उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? K इक्वल टू H प्लस पार्शियल F बाय पार्शियल T।
f क्या है? f इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें पता है। k 0 है, अगर k 0 है जो कि हमारी अजम्पशन है, k 0 है तो इसका मतलब h प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल t 0 है। ठीक है जी, अब यहां से हमारे पास आ क्या गया है, पहली जो 2n इक्वेशंस थी वो तो हमें दे गई कि जी q डॉट भी 0 है, qi डॉट ये भी 0 है, सारे के सारे pi डॉट भी 0 हैं, और जो 2n प्लस 1th इक्वेशन थी वो हमें दे रही है कि h प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल t भी 0 है। ये हमारे पास 2n प्लस 1 इक्वेशंस बन गई। अब हम कंसिडर कर रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन f2 qpt। f2 जो था उसके अंदर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, न्यू मोमेंटम्स थे और टाइम थे। अच्छा, अब ये जो f2 है इट इज द फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स qi, न्यू कांस्टेंट मोमेंटा pi। क्यों है न्यू कांस्टेंट मोमेंटा? हमने यहाँ कांस्टेंट क्यों कहा है? अगर pi डॉट 0 है इसका मतलब है कि pi जो है वो कांस्टेंट इन टाइम है। हम इस फंक्शन को f2qpt को s के तौर पे लेते हैं, sqpt का नाम हम इसको दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या देंगी? आपको ये पता है कि आपका pi किसके बराबर था? f2 के लिहाज से याद करें, पार्शियल f2 बाय पार्शियल qi के बराबर है। ठीक है, और f2 क्योंकि अब s के बराबर है तो पार्शियल s बाय पार्शियल qi के बराबर है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपका कैपिटल pi पार्शियल s बाय पार्शियल qi के बराबर है तो अब आपका h जो है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे बड़ा आना है कि छोटा आना है? मेरा ख्याल यहाँ पे छोटा आएगा, ये स्मॉल pi। अगर आपका स्मॉल pi पार्शियल f2 बाय पार्शियल qi के बराबर है तो आपका h किसके बराबर होगा? आपका h है q पार्शियल s बाय पार्शियल q और t, क्योंकि आपका h फंक्शन था, योर h वाज ए फंक्शन ऑफ q p and t, and instead of writing p I have written partial s by partial q. So now my h is a function of all the qi's, partial s by partial qi's and t, plus partial f by partial t की बजाय f की बजाय मैं s लिख सकती हूँ partial s by partial t equal to 0। अब ये जो इक्वेशन है this is the Hamilton's Jacobi equation. This is the partial differential equation in n plus 1 variables q1, q2 and so on qn and t for the generating function s which is called the Hamilton's principal function। यहाँ पे जो s है उसका नाम चेंज कर दिया, जनरेटिंग फंक्शन है लेकिन इसको हम कहते हैं ये Hamilton's principal function है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास n plus 1 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, q1, q2, q3 एंड सो ऑन qn, और जनरेटिंग फंक्शन s है जो कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन कहलाता है। सपोज देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म s। हम कहते हैं कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है s का जो कि q1, q2 एंड सो ऑन qn तक है और अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n प्लस 1 पे है, कॉमा t, जबकि ये जो सारे अल्फाज हैं ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ये अल्फाज जो हैं ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं। सिंस s itself does not appear in equation, क्योंकि s बजाते खुद इक्वेशन में नहीं है बट ओनली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q और t आर इन्वॉल्व। यहाँ पे आप देखें s जो है वो खुद इक्वेशन के अंदर नहीं कहीं भी इंक्लूड, लेकिन उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q इन्वॉल्व है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इन्वॉल्व है, तो हमें वो चाहिए। वन ऑफ द n प्लस 1 कॉन्स्टेंट्स मस्ट अपीयर ओनली एज एन एडिटिव कॉन्स्टेंट इन s। अब इन कॉन्स्टेंट्स में से कोई एक कॉन्स्टेंट ऐसा होगा जो एडिटिव कॉन्स्टेंट होगा s के अंदर, हम कहते हैं कि ये एडिटिव कॉन्स्टेंट है। फॉर आर पर्पसेस s कैन बी रिटन एज, अब जो हमारे पर्पसेस हैं उसके लिए हम s को कैसे लिख सकते हैं? s as a function of q1, q2 and so on qn, alpha 1, alpha 2 and so on alpha n and t, where none of the independent constant is solely additive। इसमें से कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो है वो एडिटिव नहीं है, ऐड नहीं हो सकता। जो ऐड हो सकता है उसको पहले ही निकाल दिए, जो एडिटिव कांस्टेंट है उसको पहले ही निकाल दिए और बाकी जो नॉन एडिटिव कांस्टेंट्स हैं उनको हमने रहने दिए। अब नाउ s is a function of all qi's, all alpha's and t where alpha is a constant and all these alpha's are
instead of these pi's because pi dot was 0, so pi is equals to some l phi. Now we can take n constants of integration to be new constant momenta pi equal to l phi, so that this pi is partial s by partial qi. ठीक है, pi अगर अल्फा आएंगे तो pi पार्शियल एस बाय पार्शियल क्यों आएंगे, तभी तो ये अल्फा आई आए. QI हम कहते हैं जी पार्शियल एस बाय पार्शियल अल्फा आएंगे, वो भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स हैं. क्यों कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए कि आपको पता है कि QI डॉट इक्वल टू 0 है, तो QI जो है वो किसी ना किसी कांस्टेंट BI के बराबर है. लेकिन हम ये जानते हैं कि कैपिटल QI जो है वो पार्शियल S बाय पार्शियल कैपिटल PI के बराबर है. इसका मतलब है कि ये बराबर है पार्शियल S बाय पार्शियल अल्फा I के बराबर, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट. So BI are constants obtained from the initial conditions. Initial conditions से हमें जो constant obtain हुए हैं वो है BI. If the Hamiltonian does not depend on time, अगर हमारा Hamiltonian H जो है वो time dependent नहीं है तो ऊपर वाला procedure simplify हो सकता है. यानी अब हमारी resulting equations ये हैं, PI is partial S by partial QI and capital QI is partial S by partial alpha. अगर हमारा Hamiltonian H it is not dependent on time, then we can simplify the above mentioned procedure. How? The Hamilton-Jacobi equation then becomes H which is dependent on QI partial S by partial QI plus partial S by partial T would be equal to 0. ठीक है ना. अब आपकी H की तो टाइम डिपेंडेंस खत्म हो गई ना, बाकी चीजें रह गई. The final term involves the dependence on T. फाइनल टर्म जो है ये वाली, ये T डिपेंडेंट है, whereas the second term ये वाली जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करती है सिर्फ QI और डिपेंडेंस ऑफ S ऑन QI को, उसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है. अब टाइम वेरिएबल कैन देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड बाय अज्यूमिंग ए सॉल्यूशन फॉर S ऑफ द फॉर्म. जो टाइम वेरिएबल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि जी हम S का कुछ ऐसा सोल्यूशन ले लें कि S ऑफ Q1 अल्फा 1 T इक्वल टू W Q1 अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 T. कोई ऐसा S ले लें जो QI अल्फा I T पे इस तरह से डिपेंडेंट हो कि W QI अल्फा I माइनस अल्फा I T, इस तरह का कोई सोल्यूशन हम ले लें. अभी तो हमने I को 1 स्पेसिफिक किया है, लेकिन जनरल भी आप ऐसा ले सकते हैं कि S ऑफ, अभी मैंने कहा है QI अल्फा I T इज इक्वल्स टू W ऑफ QI अल्फा I, यानी W जो है डेट इज डिपेंडेंट ऑन QI एंड अल्फा I माइनस अल्फा I T. अब यहाँ से जो आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बनेगी, अब इधर से तो सिंगल ही बनेगी, H QI पार्शियल S बाय पार्शियल QI इक्वल टू अल्फा I, लेकिन यहाँ से जब आपकी बनेगी तो H QI पार्शियल S बाय पार्शियल QI इक्वल टू अल्फा I बनेगी. ठीक है, तो इस किस्म की आपके पास इक्वेशंस आएंगी. H can be shown that W generates a canonical transformation in which the new momenta are all constants of motion alpha I, where alpha 1 in particular is the constant of motion H. अब H क्या शो करता है कि W से एक canonical transformation बन रही है न्यू मोमेंटा PI में. ठीक है, वो जनरेट हो रही है जहां सारे कांस्टेंट ऑफ मोशन अल्फा I जो हैं, PI जो हैं वो सारे कांस्टेंट ऑफ मोशन हैं, और अल्फा 1 इन पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑफ मोशन H है. द जनरेटिंग फंक्शन W इट इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. अब ये जो जनरेटिंग फंक्शन है स्पेसिफिकली इसको हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहा जाता है. अब जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होंगी, क्योंकि आपका S है W माइनस अल्फा 1 T, आपका PI किसके बराबर था, PI आपका पार्शियल S बाय पार्शियल QI के बराबर था, वो आ गया पार्शियल W बाय पार्शियल QI, और आपका कैपिटल QI किसके बराबर था, पार्शियल S बाय पार्शियल अल्फा I के बराबर, जो कि पार्शियल W बाय पार्शियल अल्फा I बन गया. अब जो नया हैमिल्टोनियन था वो K इक्वल टू H प्लस पार्शियल W बाय पार्शियल T के बराबर है. दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू H इक्वल टू अल्फा 1. ठीक है, पार्शियल W बाय पार्शियल T जो है, सॉरी यहाँ पे W नहीं आएगा, S बाय पार्शियल T, सही, पार्शियल W बाय पार्शियल T के बराबर है जो कि अल्फा 1 के बराबर है. अब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये
अरेज कर दूं यहाँ से, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई है? पी आई डॉट इक्वल टू माइनस पार्शल के बाय पार्शल क्यू आई इक्वल टू 0 एंड पी आई इक्वल टू अल्फा आई, और क्यू आई डॉट किसके बराबर हो गया? पार्शल के बाय पार्शल पी आई विच इज इक्वल्स टू 1 इफ आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सिर्फ अल्फा 1 इंक्लूड किया, एंड विच इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 1, एंड दीज आर द फाइनल हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हमारा हैमिल्टोनियन किसके बराबर है? h इक्वल टू 1/2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। ये स्पेसिफिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन है, ये आप निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर है? k ओवर m के। k का भी आपको पता है m मास होता है, ठीक है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Q क्या है? ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। P जो है यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटा है। M क्या है? मैस है। सेटिंग P इक्वल टू पार्शियल एस बाय पार्शियल क्यू। P क्योंकि हमारे पास पार्शियल एस बाय पार्शियल क्यू है, तो अब हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन यहां से निकालेंगे। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? h प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल t इक्वल टू 0। क्यों? इसलिए कि हमारा k इक्वल टू 0 था। k की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जनरेटिंग फंक्शन की बजाय s पुट कर देते हैं, हमारे पास h प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल t इक्वल टू 0 आ गया। अब h क्या है आपका? आपका h है 1/2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने p की बजाय पार्शियल s बाय पार्शियल q पुट करना है। आपके पास आ गया 1/2m, p की बजाय आपके पास आ गया पार्शियल s बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई जो यहाँ पे मौजूद भी है, ये वाली इक्वेशन। ये आपकी हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन है। हम एस क्यू अल्फा टी को पुट कर रहे हैं डब्ल्यू क्यू अल्फा माइनस अल्फा टी, ठीक है। अगर आपका एस है डब्ल्यू क्यू अल्फा माइनस अल्फा टी, तो पार्शियल एस बाय पार्शियल क्यू आपका क्या होगा? पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल क्यू, और पार्शियल एस बाय पार्शियल टी क्या होगा? माइनस अल्फा, ठीक है। और आपका जो हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन थी, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, वो क्या थी? वो हमारे पास थी 1/2m पार्शियल एस बाय पार्शियल क्यू स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t इक्वल टू 0। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2m पार्शियल w बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t माइनस अल्फा के बराबर है, माइनस अल्फा इक्वल टू 0 विच विल गिव यू दिस इक्वेशन which is 1/2m partial w by partial q whole square plus m square omega square q square equal to alpha। और अगर मैं ये 2m से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा और इक्वेशन मेरी बन जाएगी पार्शियल w बाय पार्शियल q होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 2m अल्फा। फर्दर इसको मैनिपुलेट करूंगी, मेरे पास आ जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल q का स्क्वायर इक्वल टू 2m अल्फा माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास पार्शियल w बाय पार्शियल q आ गया अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा माइनस m स्क्वायर w स्क्वायर q स्क्वायर के। और जी यहाँ से अगर आप 2m अल्फा अंडर रूट को बाहर निकालो, पार्शियल w बाय पार्शियल q अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा आ गया और अंडर रूट के अंदर क्या रह गया 1 माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर ओवर 2m अल्फा
और W किसके बराबर होगा? आपका W है √2m अल्फा, तो बाहर आ गया, इंटीग्रल √1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 अल्फा डी क्यू के, ये आपका W आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। W आपके पास क्या था? आपके पास जो W आया है वो आया है √2m अल्फा इंटू √1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 अल्फा डी क्यू। और S आपका क्या था? S आपका W माइनस अल्फा t था। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे W की, आपके पास S की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रल √2m अल्फा ओवर √1 माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2m अल्फा डी क्यू माइनस अल्फा टी। सिंप्लीफाई करेंगे, m कट जाएगा और अल्फा जो है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं, और अल्फा को इनफैक्ट बाहर निकाल रही हूँ, तो मेरा s सिंप्लीफाई होके आ गया √2m, क्योंकि ये वाला पार्ट अंडर रूट वाला फर्स्ट पार्ट जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन q, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल अंडर रूट अल्फा माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 डी क्यू। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास ये आ गया इंटीग्रल अंडर रूट अल्फा माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 डी क्यू 1/2 अंडर रूट अल्फा माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 इनटू डिफरेंशिएशन। ये साथ में आप देखो कि इसका क्या डेरिवेटिव कहीं बन रहा, सॉरी पार्शियल s बाय पार्शियल अल्फा अगर मैं लेना चाहूँ, ये तो आपके पास जो आ गया सो आ गया। अब इसकी तो इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो ये बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना मैं इस इंटीग्रेशन को साथ ही लेके चलती हूँ। अच्छा, हम यहाँ से पार्शियल s बाय पार्शियल अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पार्शियल s बाय पार्शियल अल्फा इक्वल टू √2m इंटीग्रल 1/2 अल्फा माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 रेज़ टू पावर माइनस हाफ डी क्यू माइनस टी। ये क्योंकि अल्फा का है फंक्शन, इसलिए यहाँ पे टी रह जाएगा। ये एज इट इज है, अल्फा के साथ आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो s जो भी है, जब आप पार्शियल s बाय पार्शियल अल्फा लेंगे, पार्शियल कहाँ पे अप्लाई होगा? एक तो इस वाली जगह पे पार्शियल अल्फा इस वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा और अंदर चला जाएगा इंटीग्रल के, क्योंकि इंटीग्रल क्यू के लिहाज से। दूसरा इसके लिहाज से ये चीज़ पार्शियली डिफरेंशिएट होगी, ये डिफरेंशिएट हुई, ये आ गया। ये जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया। अब पार्शियल s में पार्शियल अल्फा हमें पता है कि b के बराबर है, वो हमने पहले जब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर 1 अल्फा 1 हमने डेवलप की थी, तब हमने उसका नाम b रखा था, b1 रखा था। तो b हमारे पास पार्शियल s बाय पार्शियल अल्फा है विच इज अंडर रूट ऑफ m ओवर 2 अल्फा। यहाँ से अल्फा निकाल लिया और 2 कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट m ओवर 2 अल्फा इंटीग्रल 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 अल्फा रेज़ टू पावर माइनस हाफ डी क्यू माइनस टी, ये आ गया। इस माइनस टी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ गया b प्लस टी इक्वल टू अंडर रूट m ओवर 2 अल्फा इंटीग्रल 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 अल्फा रेज़ टू पावर माइनस हाफ डी क्यू। सो b आपके पास किसके बराबर आ गया? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये किसका इंटीग्रल है? इंटीग्रल 1 ओवर 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर 2 अल्फा। अब बाहर आपके पास क्या है? अंडर रूट m ओवर 2 अल्फा। आप ओमेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ इस इंटीग्रल को, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 ओवर ओमेगा टाइम्स इंटीग्रल ओमेगा अंडर रूट m ओवर 2 अल्फा ओवर 1 माइनस ओमेगा अंडर रूट m ओवर 2 अल्फा का स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
डी क्यू, ये किसका डेरिवेटिव आ गया, ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 1 ओवर ओमेगा साइन इनवर्स, ये सारे की सारी क्वांटिटी ओमेगा अंडर रूट एम ओवर 2 अल्फा इंटू क्यू, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखें b प्लस टी किसके बराबर है, यहाँ पे देखें b प्लस टी किसके बराबर है, 1 ओवर ओमेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा इंटू क्यू, और साइन ओमेगा b प्लस टी आपका किसके बराबर आ गया, अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा इंटू क्यू। और यहाँ से आप q को इन टर्म्स ऑफ, यानी इस जगह से मैं फर्दर आगे चलती हूँ इस तरफ को, आपके पास आ गया जी ओमेगा b प्लस टी साइन इनवर्स ऑफ द क्वांटिटी अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा इंटू क्यू, और यहाँ से आपके पास आ गया एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा अंडर रूट के अंदर क्यू साइन ओमेगा b प्लस टी, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास q किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2 अल्फा ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा b प्लस टी के बराबर, विच इज द नोन सोल्यूशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब q तो आ गया हमारे पास, यहाँ से अब हमने p फाइंड आउट करना है। q आपका था अंडर रूट 2 अल्फा ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा b प्लस टी, ये आपका q था। अब p किसके बराबर है, हमें पता है कि ये पार्शियल s बाय पार्शियल q के बराबर है, और s हमें पता है कि इस वक्त पार्शियल s बाय पार्शियल q पार्शियल w बाय पार्शियल q के बराबर है, और ये किसके बराबर आपके पास आ गया p पार्शियल w बाय पार्शियल q, w आपके पास किसके बराबर आया, यहाँ से देखें w इस इंटीग्रल की फॉर्म में आपके पास आ गया था। अब पार्शियल w बाय पार्शियल q लें तो ये इंटीग्रेशन साइन जो है ये ओमिट हो जाएगा, आपके पास जो आ गया रिजल्टिंग वो आ गया अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा माइनस m स्क्वायर w स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें q की, p आपके पास आ गया अंडर रूट 2m अल्फा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर w स्क्वायर ओवर 2m अल्फा इंटू q स्क्वायर। जब q की वैल्यू आप पुट करोगे, q स्क्वायर की बल्कि वैल्यू पुट करोगे, अंडर रूट 2m अल्फा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2m अल्फा, q स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 2 अल्फा ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर w इंटू b प्लस टी अंडर रूट के अंदर। अच्छा, ये वाली टर्म अगर आप देखो m इस m के साथ कैंसिल हो गया, दूसरा m इधर से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इधर से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया अंडर रूट 2m अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा b प्लस टी, और ये आ गया अंडर रूट 2m अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस ओमेगा b प्लस टी। तो अब हमारे पास कांस्टेंट्स हैं अल्फा और b, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और कनेक्ट कैसे हो सकते हैं कि कुछ हम इनिशियल कंडीशन ऊपर लगाएं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं नीचे जरा p और q की वैल्यू लिख लूं, q मेरे पास है 2 अल्फा ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा b प्लस टी, और p आपके पास आएगा अंडर रूट 2m अल्फा कॉस ओमेगा b प्लस टी। ये आपके पास p और q है, और इंटर रिलेशनशिप आपका क्या है, यहां से क्या इंटर रिलेशनशिप बन सकता है, अगर आप देखो तो साइन अल्फा या साइन ओमेगा b प्लस टी का स्क्वायर अगर आप लो,
हमें पता है कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर ओमेगा बी प्लस टी ले लो और प्लस कर दो उसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा बी प्लस टी को। तो साइन ओमेगा बी प्लस टी की क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा ओवर एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी क्यू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस ओमेगा बी प्लस टी, इसकी क्या वैल्यू है, पी ओवर 2 एम अल्फा अंडर रूट का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू में जो रिलेशनशिप बन सकता है वो क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर क्यू ओवर 2 अल्फा प्लस पी स्क्वायर ओवर 2 एम अल्फा इक्वल टू 1। और अगर हम इनिशियल कंडीशंस पुट कर दें कि Q एट टाइम 0 इज Q नॉट और P एट टाइम t इक्वल टू 0 इज P नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0, Q नॉट के बराबर है, P नॉट के बराबर है, तो P और Q को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर Q नॉट ओवर 2 अल्फा प्लस Q नॉट स्क्वायर, यहाँ पे Q का स्क्वायर आएगा, Q नॉट स्क्वायर ओवर 2 अल्फा प्लस P नॉट स्क्वायर ओवर 2 m अल्फा इक्वल टू 1। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 अल्फा उधर जा सकता है, बल्कि m भी जा सकता है, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर प्लस P नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 m अल्फा, ठीक है जी। और ये आपके पास सॉरी आ गया जी 2 m अल्फा इक्वल टू P नॉट स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर। और इसके अलावा एक और रिलेशन, एक तो ये रिलेशनशिप है जो P और Q के दरमियान बन रहा है, एक और भी बन सकता है, वो इस तरह के आपको पता है कि tan ओमेगा B प्लस टी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ओमेगा B प्लस टी ओवर कॉस ओमेगा B प्लस टी के, ठीक है जी। अब साइन ओमेगा बी प्लस टी को हम इन टर्म्स ऑफ Q लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा बी प्लस टी को इन टर्म्स ऑफ P लिख सकते हैं। जब हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट m ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा Q, और कॉस को जब लिखेंगे तो P ओवर अंडर रूट 2 m अल्फा आ जाएगा। अब इसमें से कैंसिलेशन कहाँ से हो रही है, तो tan ओमेगा बी प्लस टी बराबर है 2 से कट रहा है, अल्फा से कट रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा जी m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में Q ओवर P और m ओमेगा Q ओवर P इक्वल टू tan W B प्लस T। When time t equal to 0, this will go into tan ओमेगा b इक्वल टू m ओमेगा Q नॉट ओवर P नॉट। तो ये वो रिलेशनशिप है जहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, ये वो रिलेशनशिप है जहां से आप b निकाल सकते हो, एंड दैट आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस व्हिच आर टू फाइंड अल्फा एंड b and or to find p and q in terms of alpha and b. Now let us revise all. सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा देख लिया कि जी लैग्रांजियन मैकेनिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, इसलिए कि रिफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है। लैग्रांज ने दी थी लैग्रांजियन इक्वेशन, 2 काइंड्स की उसने यूज़ की, फर्स्ट काइंड की और सेकंड काइंड की, 2 तरह से आप एक प्रॉब्लम को उसमें डील कर सकते हैं। उसके बाद ये था कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो न्यूटोनियन फिजिक्स में बड़े ही मुश्किल होते हैं, लेकिन लैग्रांजियन मैकेनिक्स उसको बहुत ही आसान कर देती है, और उसमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इंस्टेड ऑफ क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं, और वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के जरिए निकाली जाती हैं जब जो एनर्जी है वो स्टेशनरी हो, जब एक्शन प्रिंसिपल जो है, एक्शन जो है वो स्टेशनरी हो। फिर हम आ गए हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ। यहाँ हमने बात की कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स की रिफॉर्मुलेशन है, हैमिल्टन ने निकाली थी, और उसने कहा कि बजाय इसके कि लैग्रांज फॉर्मुलेशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस आती हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं n डायमेंशंस में। उसने कहा जी 2n डायमेंशन
जो फेस है स्पेस वो उसको डिस्क्राइब करो। और उसने कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन दी कि जिससे ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स में टर्न हो गए। उससे ये कि हैमिल्टन इक्वेशन ने एक न्यू लुक दी और एनर्जी वाइज इस सारे सिस्टम को डिस्कस किया, एनर्जी को डिस्कस किया। और उसके बाद हम आ गए हैं अपनी हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशंस की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि ये पार्टिकल मोशन और वेव मोशन के दरमियान रिलेशनशिप को वाज़े करती हैं। अब इसके लिहाज से क्या हुआ कि मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के रुख से भी देखा जा सकता है और कुछ और साइंस की अप्रोचेस हैं जिसको ये आम मैकेनिक्स को उनके करीब करती है और उनके साथ कंपैरेबल बनाती है। उसके बाद हमने हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी उसको डिस्कस किया, उसकी इक्वेशंस को डिस्कस किया। फाइनली हम इस चीज़ पे आए कि हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये k = 0 से स्टार्ट हुई है और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स ले आए हैं और कॉन्स्टेंट्स डेवलप हुए हैं और एट लास्ट हम उन इक्वेशंस पे पहुंचे हैं जो कि इन कॉन्स्टेंट्स की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें दें। हमने ये सारा काम जो है ये हैमिल्टन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किया। वहाँ पे हमने कहा कि जी एक Q है और एक P पुराना है और उसके लिहाज से नया एक Q और एक P डेवलप किया और वहाँ पे हमारे पास अल्फा था और B था एज कॉन्स्टेंट्स, उनको हमने निकाला। उसके लिए हमने फाइनली दो इक्वेशंस जो हैं वो निकाल ली। अल्फा के लिए हमने अल्फा फाइंड आउट करने के लिए P0² + m ω² Q0² = 2m अल्फा का रिलेशनशिप निकाल लिया, जबकि B फाइंड आउट करने के लिए हमने tan B ω = m ω Q0/P0 का रिलेशनशिप निकाल लिया। इसके साथ ही ये हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन और इसकी एप्लीकेशन वाला जो था टॉपिक ये ख़त्म होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर आगे चलेंगे, इससे आगे कुछ पढ़ेंगे और हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। साथ ही आज की क्लास एंड होती है। थैंक यू जी।